गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक के अंदर हमारा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट चल रहा है हमारे पर्यावरण से संबंधित। तो बच्चों, जो लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो गंदी बस्तियों की समस्या थी। उस समस्या के अंदर जो है हमने एक जो स्लम एरिया है बॉम्बे के अंदर, जिसका नाम है धारावी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जो है स्लम एरिया जो माना जाता है, तो उसके बारे में जो है आपको बतलाया गया था। आज जो है ना हम उसी टॉपिक से आगे जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है हमारा जो कंसेप्ट है वो आ जाता है कि ये जो प्रवास जो हो रहा है उस प्रवास की वजह से नगरों के अंदर ग्रामीण जनसंख्या जो है वो आकर निवास करती है, और उस निवास की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर आसपास के एरिया के अंदर जो है वो गंदी झोंपड़ियाँ या गंदी जो बस्तियाँ जो है वो बस जाती हैं। तो उससे जो है ना समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसी के बारे में जो आज हम आगे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, लगभग 72% जनसंख्या जो है ना वो ग्रामीण जनसंख्या है। जहां गांव को महात्मा गांधी ने आदर्श गणतंत्र माना था, वहीं अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी गरीब है और प्राथमिक क्रियाकलापों के अंदर जो है वो संलग्न है। यहाँ पर अधिकतर ग्राम प्रमुख नगरीय करोड़ व पृष्ठ प्रदेशों की रचना करते हुए इनके परिशिष्ट के रूप में विद्वान है। ऐसा लगता है कि नगरीय केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत अभेदीकृत एवं एक रूप इकाइयाँ हैं। इसके विपरीत भारत में नगरीय केंद्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य संकेतकों के किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। सबसे भी ऊपर फार्म हाउस तथा उच्च आय वर्ग की बस्तियां हैं। इनमें चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल एवं स्वच्छता सुविधाएं, पार्कों, उपवनों तथा सुविकसित हरित पेटियां, खेलों के मैदान एवं व्यक्तिगत शिक्षा के प्रावधान और व्यक्तिगता के अधिकार के रूप में सुविकसित नगरीय अवसंरचना है। तो बच्चों, यार नगरों के जो ना वो बांटा गया है कि जैसे नगर और ग्रामीण के अंदर जो ना एक थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस निकाला है। ये कहता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मोस्टली लोग जो ना वो प्राथमिक क्रियाकलाप में ही संलग्न है, जबकि नगरीय क्षेत्र के अंदर जो है इसने अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले जो इसने एक उच्च वर्ग के बारे में बताया है कि जहाँ पर जो है उस क्षेत्र के अंदर चौड़ी सड़कें हैं, यानी कि पूरी आधुनिकता जो उसमें देखी जा सकती है, व्यवस्था है, वहाँ पर पूरा एरिया स्वच्छ है, और उसके साथ जो है ना वहाँ हम ये देखते हैं कि एक सुव्यवस्थित तरीके से जो है उनका सुरक्षा ध्यान रखा गया है। सड़कें चौड़ी है, स्ट्रीट लाइटें हैं, पार्क भी बनाए गए हैं, खेलों के मैदान भी है उसमें। तो ये पूरी जो है हम कह सकते हैं एक नियोजित जो है ना वो बस्तियाँ हैं। दूसरे छोर पर झुग्गियाँ बस्तियाँ, गंदी बस्तियाँ, झोपड़पट्टी तथा पटरियों के किनारे बने ढांचे खड़े हैं। इनमें से वे लोग रहते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासित होने के लिए विवश होना पड़ा, या वे ऊंचे किराए और ज़मीन की महंगी कीमत के कारण पर अच्छे आवासों में नहीं रह पाते। तो बच्चों, ये कह रहा है कि हम कह सकते हैं कि वो आर्थिक दृष्टि से जो है ना वो थोड़ी कमज़ोर है, तो ही जो है ना वो उन स्वच्छ एरिया के अंदर जो नहीं रह सकते और अपना जो जीवन है वो उन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों में जो है ना वो गुजार रहे हैं। वे लोग पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नलिखित क्षेत्रों पर कब्जा कर रहते हैं। गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहां जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, खुली हवा का अभाव, जल, पेयजल, प्रकाश तथा शौच सुविधाओं जैसी आधारभूत आवश्यकता चीज़ों में अभाव पाया जाता है। तो ये समस्या जो है ना वहाँ पर बनी रहती है। जो मनुष्य की जो आधारभूत जो आवश्यकता है वो उन क्षेत्रों के अंदर पूरी नहीं हो पाती। यह क्षेत्र बड़ी ही भीड़ भाड़, पतली संकरी गलियों तथा आग जैसे गंभीर खतरों के जोखिम से युक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और अधिक जोखिम भरा कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पर दोनों तरह से उनके ऊपर मार हो रही है। एक तो जो है ना उनको कम वेतन पर काम मिल रहा है, दूसरा जहाँ जोखिम भरा उनके जीवन के जोखिम भरा जो काम उनको दिया जाता है।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनका जो है शोषण पूरी तरह से हो रहा है। परिणाम स्वरूप ये लोग अल्प पोषित होते हैं और इन्हें विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना बनी रहती है। ये लोग अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा का खर्च भी वहन नहीं कर सकते। गरीबी उन्हें नशीली दवाइयों, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता और अनंतः सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुख करती है। तो बच्चों यहाँ सॉरी ये कह रहे हैं कि अगर जब उनके सामने इतनी दयनीय स्थिति जो उपज हो जाती है, तो ऐसे लोग जो ना वो विभिन्न बीमारियों के अंदर जो ना वो जकड़ लिए जाते हैं। वो सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो ना अपने बच्चों को भी जो ना अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, उनको अच्छे स्कूलों में नहीं भेज सकते। सेकेंडली जो है वो ऐसे जब हो जाते हैं तो अपनी हताशा होने के कारण जो वो नशीले दवाइयों, शराब, अपराध, गुंडागर्दी जैसे जो असामाजिक जो कार्य हैं उनमें वो संपलित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जो हम कह सकते हैं कि उनके सामने जो है हमेशा समस्या ही बनी रहती है। अब हम बात करते हैं भू निम्नीकरण, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। कृषि योग्य भूमि पर दबाव का कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं वरन इसकी गुणवत्ता में कमी भी इसका कारण है। मृदा अपरदन, लवणता तथा भूसारता से भू निम्नीकरण होता है। भू उर्वरकता के अप्रबंध के साथ इसका अविरल उपयोग होने पर क्या स्थिति होगी? भू निम्नीकरण होगा तथा उत्पादकता में कमी आएगी। भू निम्नीकरण का अभिप्राय स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो भूमि है, जब हम कृषि की भूमि है उसके ऊपर जब दबाव बन जाता है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जनसंख्या हमारे पास बहुत ज़्यादा है अपने देश के अंदर, लेकिन यहाँ जो भूमि है कृषि योग्य वो कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कृषि योग्य भूमि के ऊपर जो है जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा प्रेशर है, तो हम क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस भूमि से उत्पादन को लें। तो उस ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो है ना ज़्यादा सिंचाई करेंगे, वो जो उर्वरकता है, रासायनिक खाद है वो ज़्यादा डालेंगे उसके अंदर। तो उससे क्या होता है कि जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। तो एक तो ये होगा कारण निम्नीकरण का। दूसरा कारण ये है कि भूमि जो है ना लगातार जो वो निम्नीकरण या अपरदन की वजह से भी जो है उसका निम्नीकरण होता है। भू निम्नीकरण दो प्रक्रियाओं द्वारा तीव्रता से होता है। ये प्रक्रिया प्राकृतिक और मानव जनित है। भारतीय दूर संवेदन संस्थान ने व्यर्थ भूमि को दूर संवेदन तकनीक की सहायता से चिन्हांकित किया है और इन प्रक्रियाओं के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक गढ़, मूर्तिलीय तथा तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानी क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली भूमि तथा हिमानी क्षेत्र। ये मुख्य प्राकृतिक कारकों द्वारा गठित हुई है। प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रक्रियाओं से निम्न कोटि भूमियों में जलाक्रांत व दलदली क्षेत्र लवणता व सारता से प्रभावित हो जाती है। झाड़ी सहित व झाड़ियों रहित भूमियां आदि सम्मिलित है। कुछ अन्य निम्न कोटि भूमियां भी है, जैसे स्थानांतरित कृषि जनित क्षेत्र, रोपण कृषि जनित, सारित वन, सारित चरगाह तथा खनन व औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र, जो मानवीय प्रक्रियाओं से कृषि के अयोग्य हुई है। तो बच्चों यहाँ कहता है कि जो प्राकृतिक रूप से जो निम्नीकरण होता है भूमि का, तो वो अपने आप में जो ना वो उसको मेंटेन कर लेती है अपने आप को, बट जब उसमें मानव जनित क्रियाकलाप उसमें जब एंटर करता है तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाती, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए उस भूमि को जो ना अधिक से अधिक उसका दुरुपयोग जो हम करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ एक केस और जो है हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर जो है ये बताया गया है कि किस तरह से जो ना क्षेत्रों के अंदर जो भूमि का जो है निम्नीकरण किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो विकास जो हो रहा है उसके नाम पर जो हमने भूमि का जो है बहुत अत्यधिक तरीके से जो उसका उपयोग किया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि भूमि का जो है निम्नीकरण होने लगा। तो यहाँ जो है ना एक जो हमारे पास एक केस जो है हम पढ़ रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है ना हमारे सामने जो एक विकट समस्या जो उत्पन्न हुई है। झुंझुनू जिला मध्य प्रदेश के अति पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। यह वास्तव में हमारे देश के सर्वाधिक 5 पिछड़े जिलों में से एक है। जनजातीय जनसंख्या विशेषता भील का उच्च संकरण इसकी विशेषता है।
लोग गरीबी के कारण कष्ट झेल रहे हैं और यह गरीबी जंगल एवं भूमि दोनों संसाधनों के उच्च दर से निम्नीकरण के कारण प्रबलित हो गए हैं। यह भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्रालय दोनों से जल संभरण प्रबंध कार्यक्रम फंड अनुदानित है, जिन्हें झाबुआ जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि जो वाटर साइड जो पॉलिसीज मैनेजमेंट पॉलिसीज़ है वो दोनों तरह से, जैसे राज्य की तरफ से और अपने जो केंद्र सरकार है उसके से भी जो उनको मदद मिल रही है। यह निम्नीकरण को रोकने तथा भूमि की गुणवत्ता को सुधारने में सफल सिद्ध होगा। जल संभरण प्रबंध कार्यक्रम भूमि, जल तथा वनस्पतियों के बीच संबंधता को पहचानता है और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध एवं सामुदायिक सहभागिता से लोगों की आजीविका को सुधारने का प्रयास करता है। पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय से निधि प्राप्त राजीव गांधी मिशन द्वारा कार्यान्वित जल संभरण प्रबंध ने अकेले झाबुआ जिले की लगभग 20% भूमि का उपचार किया है। तो बच्चों इससे जो है उनको काफ़ी जो है बेनिफिट मिला है, जिससे जो है ना उन्होंने अपनी भूमि को जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो विकसित किया है। झाबुआ जिले का पेटलावाड़ विकासखंड जिले के सर्वाधिक उत्तरी छोर पर स्थित तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी तथा जल संभरण प्रबंध हेतु समुदाय की प्रतिभागिता का सफल और रोचक प्रकरण प्रस्तुत करता है। पेटलावाड़ विकासखंड के भील समुदाय ने अपने स्वयं का प्रयास कर विस्तृत भागों के सांझी समुदाय संसाधनों को पुनर्जीवित किया है। तो बच्चों जो सांझी भूमि है उसको जो है उन्होंने जो है ना मिलकर सामाजिक रूप से मिलकर जो है उस भूमि को जो है उन्होंने विकसित किया है और ये प्रयास जो है उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। प्रत्येक परिवार ने सांझी संपदा में एक पेड़ लगाया और उसे अनुरक्षित किया। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार ने चरघा भूमि पर चारा घास को बोया और कम से कम 2 वर्षों तक उसकी सामाजिक घेराबंदी। उसके बाद भी उनका कहना था कि इन जमीनों पर कोई खुली चराई नहीं होगी और पशुओं की आहार पूर्ति हेतु नान बनाए जाएंगे। इस प्रकार से यही यकीन था कि जो चरघा उन्होंने विकसित किया वे भविष्य में उनके पशुओं की सतत प्रफुल्लित करते रहेंगे। तो बच्चों इस तरह जो है उनको काफ़ी बेनिफिट मिला। इस अनुभव का एक रोचक पक्ष यह भी है कि समुदाय इस चरघा प्रबंध प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए इससे पहले ही पड़ोसी गांव के निवासी ने इस पर अतिक्रमण कर लिया। गांव वालों ने तहसीलदार को बुलाया और साझी जमीन पर अपने अधिकारों को सुनिश्चित कराया। इस तरह से जो है ना ये जो हमारा जो प्रबंध है वो उनके हक में गया और फाइनली जो है उनको काफ़ी बेनिफिट मिला। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।